डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट सीड, यानी एक बीजपत्री पादपों की जो बीज है उस बीज की आंतरिक संरचना। और इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था द्विबीजपत्री पादपों के बीजों की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री पादपों के बीजों की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमें किसी एक टिपिकल मोनोकोट, जैसे आप गेहूं, मक्का, चावल, किसी एक का या बारले, जौ का, किसी एक का बीज का डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा और उसे टिपिकल मानकर हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो मैंने जो आपको स्टडी लिया है वो है बीज, यानी गेहूं से हम सब परिचित हैं और ये एक बीजपत्री पादप है। गेहूं का पादप एक बीजपत्री होता है। गेहूं का जो दाना है, जिसको आप दाना सामान्य भाषा में बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, उस दाने की आंतरिक संरचना कैसी होती है, एनाटॉमी कैसी होती है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, गेहूं जो है, गेहूं की जो दाना है, उसको दाना इसलिए कहा जाता है, ये जो दाना है, इस दाने को फल कहें या बीज कहें, क्योंकि गेहूं के अंदर जो गेहूं हम खाने के काम में लेते हैं, जिसको दाना बोल रहे हो आप, ये एक तरह का फ्रूट है, ये बात समझने की। और इस फ्रूट की टाइप है कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट। कैसा फ्रूट है ये? कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है। कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फल जिसमें फल भित्ति और सीड कोट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे बीजों को कहा जाता है कैरियोप्सिस फ्रूट, यानी सिंगल सीडेड फ्रूट है। ये एक बीज युक्त फ्रूट है और फल भित्ति और बीज की वाल दोनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हम फल भित्ति को और बीज की भित्ति को अलग नहीं कर सकते। ऐसे सिंगल सीडेड फ्रूट कहलाते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट। इनके अंदर एक ही दाना बनता है, ठीक है। गेहूं के अगर आप साइज की बात करें तो ये थोड़ा सा ऑब्लोंग शेप का होता है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 4:6, यानी 6 भाग 4 भाग चौड़ाई और 6 भाग लंबा, इस तरह की शेप का ये होता है। और इसकी जो खास बात होती है गेहूं की, जो ब्राउन, पर्पल, येलो और कभी कभी गोल्डन कलर का भी गेहूं होता है, लेकिन ये पर्पल ब्राउन कलर का होता है, धूसर कलर का होता है, मिट्टी जैसे रंग का होता है गेहूं। गेहूं की अगर आप बात करें तो गेहूं के अंदर जो वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस पर एक ग्रूव, खांच होती है, जिसको बोलते हैं क्रीज, CREASE। क्या बोलते हैं जिसको? क्रीज, CREASE, क्रीज बोलते हैं। इस खांच गेहूं की बहुत बड़ी विशेषता होती है। इस खांच के द्वारा गेहूं का जो दाना है वो अपनी ओवरी वाल से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात यहाँ पर फेमिकुलस जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसकी ये जो खांच होती है, ये वेंट्रल सरफेस पर होती है। इसका जो ओब्लोंग शेप है, जिसका चौड़ा वाला सिरा है, उस पर बहुत सारे डोटेड, और ये जो खांच है उस पर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं और ये शोभित करता है कि यहाँ पर एम्ब्रियो भाग है और एक सिरे पर छोटे छोटे हेयर्स भी गेहूं की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पर होते हैं। अब जो हम डिटेल लेंगे वो गेहूं की आंतरिक संरचना लेंगे। गेहूं की आंतरिक संरचना को समझने के लिए गेहूं का हमें LS काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप TS काटेंगे तो हो सकता है जैसे TS यहाँ से काटा तो एम्ब्रियो आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए गेहूं की आंतरिक संरचना समझने के लिए इसको हमें गेहूं के दाने का LS काटना पड़ेगा। गेहूं के कैरियोप्सिस फ्रूट का LS, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, काटना होगा। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर गेहूं का जो दाना है उसके अंदर 4 भाग दिखाई देते हैं। नंबर 1 ग्रेन कोट, जो कि ये है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक की संरचना है ग्रेन कोट, यानी गेहूं के दाने का आवरण। इसको क्या बोलेंगे? गेहूं के दाने का आवरण, ग्रेन कोट। ये संरचना है ग्रेन कोट। कौन सी संरचना है ये?
और यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर हमने इसको एक सिंगल लाइन के रूप में दर्शाया है। ये जो सिंगल लाइन है ये ग्रेन कोट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ग्रेन कोट के अंदर क्या है, क्या क्या बातें हैं, ये समझने की बात है। ग्रेन कोट है वो दो संरचनाएं इसके अंदर मुख्य है। एक है फलभित्ति, दूसरी है सीड कोट। ये जो यहां तक की जो संरचना है ये है ग्रेन कोट, ये संरचना है ग्रेन कोट, और ये है यहां से लेकर ये है एंडोस्पर्म, ये संरचना है एंडोस्पर्म। तो यहां तक का संरचना है ग्रेन कोट। तो इसके अंदर दो भाग हैं, एक है फलभित्ति और दूसरी है बीज की भित्ति। यानी फलभित्ति जिसको आप फ्रूट वाल और सीड कोट दोनों इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। ये मैंने पहले एक्सप्लेन। इसके अंदर क्या क्या संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ये जो संरचना है, ये जो सिंगल लेयर है, ये संरचना कैसी है, दृढ़ उत्तकीय स्वभाव की है, मोटी भित्ति वाली है। इसकी वाल पर सुबेरियन, क्यूटीन और लिग्निन का हैवी डिपोजिशन होता है। इसके साथ साथ ये जो लाइन सी दिखाई गई है, इन लाइन से ये प्रेजेंट करती है कि ये एक दूसरे से द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, पोर द्वारा जुड़ी हुई होती है। कभी कभी यहाँ पर ये देखा गया है कि इस सिंगल लेयर को हम एपिकाल कहते हैं। इसके नीचे एक और परत होती है जो कि सब एपिडर्मल लेयर होती है, और ये भी दृढ़ उत्तकीय स्वभाव की होती है। तो ये इसका गेहूं की जो है वो और ऑल प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और ये जो संरचना है ये फलभित्ति का भाग है। इस फलभित्ति के नीचे एक और संरचना होती है जिसको कहा जाता है, फलभित्ति के नीचे जो संरचना होती है उस संरचना को कहा जाता है क्रस्ट पैरेन्काइमा। यानी जो पैरेन्काइमा है उसकी कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है, जो लाइन से डॉटेड लाइन झुकाई है, इसको कहा जाता है क्रस्ट पैरेन्काइमा। और क्रस्ट पैरेन्काइमा के नीचे दो लेयर दिखाई दे रही हैं, एक क्रॉस सेल की है और उससे ये क्रॉस सेल की है, और ये इसके नीचे है ट्यूब सेल्स की है। ये जो ट्यूब सेल्स और क्लोज सेल्स हैं, ये जो संरचनाएं हैं, ये अपने आप में सीड कोट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये संरचनाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सीड कोट को रिप्रेजेंट करती हैं, बीजावरण को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें जो क्रॉस सेल है गोल अंडाकार कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से पोर के द्वारा जुड़ी हुई होती है, मोटी भित्ति वाली है, प्रोटीन, लिग्निन और सुपरियन का डिपोजिशन है इनके ऊपर, पोर द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं, और ये मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा ट्यूब सेल्स, ट्यूब लंबी लंबी नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं, और ये लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब ये कोशिकाओं के ऊपर भी मोटी भित्ति का आवरण है, मोटी भित्तियां थी। तो ये जो दो लेयर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सीड कोट को। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रेन कोट है जिसके अंदर यहां से लेकर यहां तक की संरचना तो है फ्रूट वाल, और यहां से लेकर यहां तक की संरचना है वो है सीड कोट, बीजावरण, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे आवरण को कहा जाता है ग्रेन कोट। पहली बात। दूसरा बात क्या है, तो गेहूं के अंदर जो आंतरिक संरचना है उसमें पहला तो हो गया ग्रेन कोट, जिसके अंदर दो भाग हो गए, एक फ्रूट वाल और एक सीड कोट। दूसरा जो इसके अंदर संरचना है वो संरचना है न्यूसीलस, जिसको आप पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूसीलस क्या होता है कि पेरिस्पर्म वह न्यूसीलस का वह भाग है जो कि परिपक्व बीज के अंदर विद्यमान रहता है। पर न्यूसीलस का कार्य क्या होता है, ओवल में हमने बताया है कि जो न्यूसीलस होता है वो विकसित होते हुए एम्ब्रियो सैक को पोषण प्रदान करता है। यह अधिकांश पादपों में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर ये परिपक्व बीज के अंदर भी विद्यमान रहता है। ऐसे न्यूसीलस को परिपक्व बीज के अंदर पेरिस्पर्म कहा जाता है। और ये पेरिस्पर्म है, ये वाली जो सिंगल लाइन दिखाई दी है ये सिंगल लाइन है पेरिस्पर्म की रूप में। और यहां पर आप एक इस तरह की लाइन सिंगल लाइन के रूप में इस तरह से बना सकते हैं मृदुतकीय, जो कि अपने आप में पेरिस्पर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। इसके बाद जो बड़ा भाग है वो है बीज का, जो 80 से 85% भाग है वो है एंडोस्पर्म।
वो क्या है, एंडोस्पर्म। इसका मतलब है कि गेहूं का बीज है वो एंडोस्पर्मिक बीज होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि डायकोट, अधिकांश डायकोट के अंदर देखा गया है कि बीज के निर्माण के समय बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वह एंडोस्पर्म विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और वह सामान्य रूप से बहुत कम मात्रा में होता है या अधिक या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जैसे कि चने के अंदर हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है ये काफी अधिक मात्रा में है, और जो एम्ब्रियो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। यानी पूरे बीज को अगर हम 100 मान लें तो ये 80 से 85% भाग है और ये केवल 15% भाग है। यह एंडोस्पर्म दो तरह की भागों से मिलकर बना हुआ है। एक है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, यह एल्यूरोन लेयर स्टार्च, इसके अंदर एल्ब्यूमिन का मात्रा स्टार्च की तुलना में ज्यादा होती है। यानी जो भी एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च और प्रोटीन्स और एल्यूरोन भरा हुआ होता है, यानी स्टोरेज होता है। लेकिन इस एंडोस्पर्म की एक सिंगल परत होती है जो कि मृदुगुप्त के स्वभाव की होती है, और इसके अंदर एल्यूरोन की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च की तुलना में ग्लूटिनिन अधिक मात्रा में होता है। एल्यूरोन नामक रासायनिक पदार्थ अधिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये सिंगल लेयर होती है। इसके बाद जो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र है ये कहलाता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। वैसे दोनों ही एंडोस्पर्म है, यहां भी स्टार्च है यहां भी स्टार्च है, पर यहां पर स्टार्च प्रमुख मात्रा में यहाँ स्टार्च है, यहाँ पर है वो एल्यूरोन के कण हैं। इसके अंदर क्या होता है, एल्यूरोन के कण होते हैं। किसके अंदर, एल्यूरोन लेयर के अंदर। अब इस स्टार्च, ये देखिए ये बनाया है मैंने, ये एंडोस्पर्म जिसके अंदर ये बाहर वाली परत है ये एल्यूरोन है, और ये अंदर वाली परत है वो स्टार्ची परत है। इस स्टार्ची परत के अंदर मृदुत्व कोशिकाओं का बहुत बड़ा आवरण होता है। ये देखिए ये है, ये सिंगल लेयर बनाई है, ये एल्यूरोन लेयर है, ये जो लेयर है ये एल्यूरोन लेयर है, और यहां से लेकर यहां तक नीचे तक मल्टी लेयर है, वो है स्टार्ची एंडोस्पर्म। ठीक है, इस स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर वो स्टार्च होता है जो कि विकसित होते हुए अंकुरित होते हुए भ्रूण और पादप को पोषण प्रदान करता है। ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है उनको एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि गेहूं का बीज एंडोस्पर्मिक सीड होता है। चौथी जो इसके एनाटॉमी के हिसाब से जो चौथी प्रमुख और बीज की सबसे प्रमुख संरचना है वो है एम्ब्रियो, यानी इसके अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण के अंदर क्या क्या प्रमुख बात होती है, एक कोटिलीडन, चूंकि एक बीजपत्री है इसलिए इसको एक ही कोटिलीडन होता है, इसलिए ये मोनोकोटिलीडन्स के कहलाएगा। और यहाँ पर जो कोटिलीडन है उसका नाम है स्कूटेलम। ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है ये डार्क कलर का है, इसको कहा जाता है स्कूटेलम। स्कूटेलम एक ही है, इसके लिए इसका मतलब है कि ये एक बीजपत्री है। और ये स्कूटेलम इस स्टार्ची एंडोस्पर्म से किसकी प्रोटेक्शन करता है, ये विकसित होते हुए भ्रूण को प्रोटेक्शन करता है। दूसरा क्या है कि ये स्कूटेलम इनको जब पोषण की आवश्यकता पड़ती है तो ये इससे एंडोस्पर्म से पोषण एब्जॉर्ब करके इन रिप्रोडक्टिव या विकसित होते हुए कोमल अंग है उनको पोषण प्रदान करता है, पहला। दूसरा इसके अंदर जो भाग होता है वो प्लूमूल और रेडिकल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो प्लूमूल हो गया और ये रेडिकल हो गया। प्लूमूल और रेडिकल से जो ठीक नीचे वाला भाग है जो कि ऊपर की ओर होता है उसको कोलेप्टाइल कहा जाता है, नीचे की ओर होता है उसको कोलियोराइजा, यानी जो मूलांकुर की होता है और होता है उसको कोलियोराइजा कहेंगे, और जो प्लूमूल की ओर होगा उसको कोलेप्टाइल कहा जाएगा। तो ये दोनों के दोनों इससे स्कूटेलम से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो वाल है, भित्ति है, ये ग्रेन कोट है, ग्रेन कोट की और एक उभार और होता है जिसको एपीब्लास्ट कहा जाता है। ये केवल गेहूं में होता है, सबके अंदर नहीं होता है। जब गेहूं का अंकुरण होता है तो ये संरचनाएं इस वाल को यहाँ से तोड़ करके बाहर निकलती हैं।
तो ये गेहूं की आंतरिक संरचना है जिसको एलएस के माध्यम से, ये गेहूं के सीड कोट की आंतरिक संरचना है जिसको टीएस के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। यानी यहां से अगर आप अनुप्रस्थ काट देंगे तो ये संरचना दिखाएगी, गेहूं को एलएस काटेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी। तो आप इसको एनाटॉमी या गेहूं की संरचना आती है तो भी ये लिखेंगे, और एक बीजपत्री बीज की आंतरिक संरचना आती है तो भी आप गेहूं के एग्जाम्पल को टिपिकल मान के, प्रारूपिक मानकर उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर यहाँ देखिए 3 भाग है, स्कूटेलम, कोल्यूटाइल, कोलेराइजा, और इसके अंदर ये है प्लूम्यूल, और यहाँ पर कोल्यूराइजा है किसके साथ है, प्लूम्यूल के साथ है, और ये कोल्यूराइजा किसके साथ है, रेडिकल। ये तीनों संरचनाएं एम्ब्रियो का भाग होती हैं। और ये इसके व्हाट्सएप पर आप इसको, इसके नोट्स हम डाल देंगे आपके पास। ये कंप्लीट हो गया।